हेलो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल एक लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि वेस्टर्न इंडिया पे फोकस्ड है। और ये मेनली टर्सरी और क्वाटरनरी केयर में इन्वॉल्व रहते हैं। इनके प्रोसेसेस जो होते हैं, इन्हें टर्सरी और क्वाटरनरी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो एडवांस और स्पेशलाइज्ड टाइप की जो प्रोसेसर्स होती है उन्हीं में डील करते हैं। जैसे कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वहाँ पे एकदम बेसिक टाइप के इलाज होते हैं। सेकेंडरी वाले में उससे थोड़ा एडवांस लेवल, और टर्शरी एंड क्वाटरनरी में एकदम जो एडवांस वाली प्रोसीजर्स होती है वो सब यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। करंटली इनके 3 हॉस्पिटल्स हैं। एक थाने मुंबई में, एक पुणे में और एक इंदौर में। तो इनका जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है वो थाने में है, जो 2007 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2017 में पुणे का हॉस्पिटल और 2020 में इंदौर का हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है। तीनों हॉस्पिटल मिलाकर इनके पास अराउंड 1000 ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी है, और आने वाले 2 से 3 सालों में अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ाकर लगभग 2500 तक करने का इनका प्लान है। यानी इनकी कैपेसिटी 2-3 साल में डबल हो जाएगी। इनके 2 नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। एक मुंबई में ही डोंबिवली में आ रहा है 500 बेड का हॉस्पिटल, और दूसरा एक और हॉस्पिटल पुणे में खुल रहा है, वो भी 500 बेड का है। यानी कि 1000 बेड का एक्सपेंशन यहाँ पर हो जाएगा। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ा करके टोटल कैपेसिटी को लगभग 2500 बेड्स के आसपास लेके जाने का प्लान रखते हैं। इनके सारे हॉस्पिटल्स जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और ये ऑल हब नो स्पोक मॉडल के ऊपर काम करते हैं। यानी कि हर एक हॉस्पिटल अपने आप में कंप्लीट है। किसी हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और हर तरह की प्रोसीजर यहाँ पर पर्टिकुलर उसी हॉस्पिटल में हो जाती है। और हब एंड स्पोक वाले मॉडल में क्या होता है कि एक मेन हॉस्पिटल होता है और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस में कुछ प्राइमरी टाइप की प्रोसीजर्स हो जाती है, और इससे एडवांस लेवल की प्रोसीजर के लिए आपको हब यानी कि जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना पड़ता है। इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है रेनबो हॉस्पिटल, जो हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। इसका कि साउथ में बेंगलोर, चेन्नई वाले रीजन में और हैदराबाद में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। ऑल हब नो स्पोक मॉडल में क्या है कि ये 300 से 500 बेड का फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल बनाते हैं, और सारी कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स उसी में कंप्लीट होती हैं। कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेंड करने जा रही है। जैसा कि बताया कि ये अपने कैपेसिटी को बढ़ाकर 2500 बेड तक लेके जाने वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिसमें 500-500 बेड के 2 हॉस्पिटल्स, एक मुंबई में और एक पुणे में आने वाला है, जो 2027 तक डोंबिवली वाला हॉस्पिटल है वो बन करके ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो पुणे वाला हॉस्पिटल है उसमें भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स का काम चल रहा है। 1-2 क्वार्टर में वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। जो इनका थाने वाला हॉस्पिटल है वो इनका सबसे पुराना 2007 से चल रहा है, और काफ़ी मैच्योर हॉस्पिटल हो चुका है। ये लगभग 350 बेड की इसकी कैपेसिटी है, और इसमें ऑक्यूपेंसी रेट मोर देन 70% रहता है। और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड जो है वो भी हाईएस्ट है, जो कि लगभग 67,000 के अराउंड है। तो ये इंडस्ट्री एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 45-50 हज़ार के आसपास रहता है, और जबकि इसका ARPOB जो है वो लगभग 67 हज़ार के अराउंड है। क्योंकि ये काफ़ी बताया शुरू में जैसे मैंने कि ये टर्सरी एंड क्वाटरनरी प्रोसीजर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इनमें जो ARPOB रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये हाई मार्जिन स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स होती हैं। पुणे का जो हॉस्पिटल है वो 2007 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर भी लगभग 450 बेड्स है। यहाँ पर ऑक्यूपेंसी लगभग 67% है, और 55,000 के अराउंड यहाँ पर ARPOB है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर बेड है। इंदौर का हॉस्पिटल जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2020 में, और यहाँ पे लगभग 230 बेड की कैपेसिटी है। यहाँ पर अभी 2025 यानी इसी साल से जो है कुछ 75 बेड्स और इन्होंने ऐड किए हैं, यानी करीब 30% इनकी कैपेसिटी इंदौर में बढ़ गई है, जो करंट फैसिलिटी है उससे। तो यहाँ पर एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट भी अभी कम है, लगभग 60% के अराउंड है, और 45,000 के अराउंड जो है यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर बेड है। तो
दैट मीन्स कि इंदौर वाली कैपेसिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की क्या स्कोप मौजूद है। यानी ऑक्यूपेंसी रेट भी जो है, क्योंकि 60 है और जो थाने में है 72 है, तो मतलब करीब 10-12% का स्कोप यहाँ पर है। और 45,000 रुपये ARPOB है, तो ये भी जो इसका जो टॉप है, जो थाने वाला है, लगभग 67,000। तो यहाँ पर भी काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप मौजूद है। और इनके जो तीनों ही हॉस्पिटल्स है वो NABH से एक्रेडिटेड है। ये NABH एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि ISO होता है, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। तो यहाँ से ये हॉस्पिटल्स जो है एक्रेडिटेड है, मान्यता प्राप्त है, यानी कि एक हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं ये। इनका ऑक्यूपेंसी रेट देख के ये भी हमें पता चलता है कि ये हॉस्पिटल की काफ़ी डिमांड रहती है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी हाई है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आगे आने वाले समय के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं। तो पहला ट्रिगर तो है एक्सपेंशन इन बेड कैपेसिटी एंड फैसिलिटीज़। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके जो है 2,500 तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं अगले 2-3 सालों के अंदर। तो इनमें इसके 2 हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, एक 500 बेड का हॉस्पिटल डोंबिवली में आ रहा है, और एक पुणे में एक और फैसिलिटी इनकी स्टार्ट हो रही है, वो भी लगभग 500 बेड की ही होने वाली है। तो इस तरह से इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाने की संभावना है अगले 2 से 3 सालों में। तो इस तरह से यहाँ से ग्रोथ आएगी। इंदौर वाली फैसिलिटी जो है वो अभी नई स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन का एक्सपेंशन का स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे ARPOB जो है वो कम है, और ऑक्यूपेंसी रेट भी जो है वो अभी एक्सपेंशन की संभावना दिखती है। और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उनमें भी थोड़ा बहुत ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पुणे में इन्होंने 22 बेड अभी जुलाई 2024 में ऐड किए हैं। 75 बेड इन्होंने अभी इंदौर की फैसिलिटी में ऐड किए हैं इसी साल में। दूसरा जो है इनकी स्ट्रेटजी है ऑल हब नो स्पोक मॉडल। तो ये वाली स्ट्रेटजी उन लोकेशंस पे ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करती है जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी हाईली डेंसिटी वाली होती है, जैसे कि मुंबई वाला एरिया है, काफ़ी हाईली डेंस पॉपुलेशन है। आपका पुणे में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो टियर 1 सिटीज़ होती है, इंदौर भी जो है MP का काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो इन जगहों पे टर्सरी एंड क्वाटरनरी जो मेडिकल प्रोसीजर्स है इनकी काफ़ी डिमांड होती है, और इसलिए इसकी ऑल हब नो स्पोक वाला मॉडल जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये इनका जो एक्सपेंशन का जो मॉडल है वो लीज्ड वाला मॉडल पे काम नहीं करते हैं। ये अपनी लैंड खुद ही परचेज करते हैं और उस पे अपना खुद का हॉस्पिटल बनाते हैं। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि एक्सपेंशन धीरे ज़रूर होता है और स्टार्टिंग में कैपेक्स हैवी रहता है, लेकिन आगे चल करके इनके बिजनेस को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लीज्ड वाली लोकेशन में अगर किसी प्रकार का कोई आगे चलकर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हॉस्पिटल को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और स्टार्टिंग में लीज़ का अमाउंट कम होता है, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है आपका लीज़ का अमाउंट जो है बढ़ता चला जाता है, और वो आपके कैश फ्लोज़ को प्रभावित करता है। यानी आपके पास फ्री कैश फ्लो आने नहीं देता है। जबकि जब आप खुद की लैंड परचेज़ करके अपना हॉस्पिटल बिल्ड करते हैं तो स्टार्टिंग में वन टाइम खर्चा ज़रूर हो जाता है, लेकिन आगे चल कर के आपके पास फ्री कैश फ्लोज़ आते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो लीज़ का जो अमाउंट रहता है वो बचता है, प्लस उसके ऊपर अगर मान लीजिए आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह देना हो, लोन लिया हो, तो वो तो कुछ समय के बाद में पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो है इंटरेस्ट की कॉस्ट की जो सेविंग होती है और जो लीज़ की कॉस्ट की सेविंग होती है वो आपके फ्री कैश फ्लो के रूप में आपके ही हाथ में रहती है। तो आगे के एक्सपेंशन के लिए आपके पास पैसा बचता है। अगला ट्रिगर है कि ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हॉस्पिटल है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक सर्जरी और नई-नई जो भी टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते भी इनका जो ARPOB जो होता है वो उसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है।
अगला ट्रिगर ये है कि इनका जो पेशेंट मिक्स है उसमें इंश्योरेंस वाले जो पेशेंट है उनका नंबर ज़्यादा है, और जो गवर्नमेंट स्कीम वाले पेशेंट है उनका नंबर बहुत ही कम है। और जैसे जैसे इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो ये जो रेशियो है और भी इम्प्रूव्ड होता चला जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम वाले में क्या है कि पैसा फंसता है हॉस्पिटल्स का, लेकिन जब आप इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पर आपका जो रिकवरी है वो ज़्यादा जल्दी होती है। तो इस तरह से इनका जो है बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि रिकवरी जल्दी होती है, प्रॉफिट्स मार्जिन इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाते हैं। अगला ट्रिगर रहेगा इसका ऑपरेशनल मैट्रिक्स और कॉस्ट एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। इसकी जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा। यानी कि बड़े पैमाने पर कोई चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपकी कम पड़ती है। तो क्योंकि ये एक्सपेंशन के मोड में है और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी, तो पर बेड की जो इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आगे चल करके रिड्यूस होने की संभावना है। तो जिससे ज़्यादा एफिशिएंट कॉस्ट आएगी, कॉस्ट घटेगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से इनके मार्जिन्स में एक्सपेंशन यहाँ से भी आएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आईपीओ, अभी इन्होंने रिसेंटली आईपीओ किया है, तो इनके पास जो आईपीओ का पैसा आया है उससे इनका पूरा डेट जो है वो जीरो हो गया है। इसका इस्तेमाल क्योंकि इन्होंने डेट रीपेमेंट के लिए किया है, तो इसके चलते क्या हुआ, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी है। और अब ये जो फ्री कैश फ्लो, जो जैसे इसके पहले इनके पास जो डेट था उसके ऊपर एक तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे थे डेट, और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे थे, तो वो अब इनको सेविंग होगा, तो उस पैसे का इस्तेमाल ये अपने एक्सपेंशन के लिए करेंगे, और बिना किसी बाहरी डेट के इनका एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए हो पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जुपिटर हॉस्पिटल के पास अगले 4-5 साल का रनवे फॉर ग्रोथ आराम से दिख रहा है। जो इसका थाने वाली फैसिलिटी है, वो एक स्टेडी रेवेन्यू का सोर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल लगभग 70% है, और यहाँ पे आराम से जो है इन्फ्लेशन अलाइंड रेट से ग्रोथ होते रहेगी। यानी यानी इसमें वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन में जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी ग्रोथ इसके रेवेन्यू में यहाँ से हो जाएगी, और यहाँ से एक स्टेडी इनकम का फ्लो इनके पास बना रहेगा। ठीक है। दूसरा जो पुणे और इंदौर वाला है, यहाँ से ग्रोथ इनके आने की संभावना है। जो करंट फैसिलिटीज़ है यहाँ पे पुणे में इन्होंने जो 22 बेड्स अभी जुलाई में ऐड किए हैं, और 75 बेड जो है वो इंदौर में Q4 तक ऐड हो जाएंगे, Q4 टू 25 तक इसी साल में हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इनको रेवेन्यू में ग्रोथ आने की संभावना है। इंदौर में ख़ास तौर से अभी ऑक्यूपेंसी रेट कम है, वो बढ़ने की संभावना है। जो जो दो नई फैसिलिटीज़ इनकी स्टार्ट होने वाली है डोंबिवली और पुणे में, तो वहाँ से इनको फर्दर ग्रोथ के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अगले 4-5 साल के लिए आराम से ये 18-20% के अराउंड ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें हम, तो इनको हॉस्पिटल्स को ईवी अपॉन एबिटा पे देखा जाता है। तो ईवी एंड एंटरप्राइज वैल्यू, तो मैक्स हॉस्पिटल जो है लगभग 59 टाइम्स ईवी टू एबिटा ट्रेड करता है। अपोलो हॉस्पिटल 38 टाइम्स, ग्लोबल हेल्थ 32 टाइम्स, फोर्टिस हॉस्पिटल 31 टाइम्स, जुपिटर हॉस्पिटल 30 टाइम्स, और नारायणा हृदयालय 21 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो नारायणा डेफिनेटली सबसे सस्ता हॉस्पिटल है जो अवेलेबल है मार्केट में, बट जुपिटर की भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हुए ये रीजनेबली वैल्यूड दिखता है। अब हम बात करें कि इस बिजनेस में की रिस्क क्या क्या है। तो पहला रिस्क है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर जो वेस्टर्न इंडिया का है काफ़ी कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर चेन्स ऑपरेट करते हैं। क्योंकि मुंबई जो है वो सबसे हॉट मार्केट है किसी भी हॉस्पिटल चेंज के लिए या किसी भी दूसरे बिजनेस के लिए। ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आसान नहीं है पेशेंट्स को अट्रैक्ट करना, और गवर्नमेंट फंडेड काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पर चलते हैं।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, दोनों तरफ से कंपटीशन बहुत हाई रहता है। दूसरा जो हॉस्पिटल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस समय समय पे आते रहते हैं। तो एक ये वाला रिस्क भी हमेशा बना रहता है कि कोई पॉलिसी में चेंजेस हो जाए, तो उसका भी शिकार इस सेक्टर के प्लेयर्स बन सकते हैं। तो ये एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है इसमें। अगला जो है ऑपरेशनल चैलेंजेस इन एक्सपेंशन, कि क्या है कि जुपिटर हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। इन्हें अपनी जो कैपेसिटी को है अगले 2-3 सालों में ये डबल करने जा रहा है। डोंबिवली और पुणे के जो नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो इनमें क्या है, अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ, कुछ डिले हुए, कॉस्ट से ओवररन हो गए, तो ये मतलब क्या है, डबल साइडेड सोर्ड के जैसा होता है हॉस्पिटल सेक्टर में, क्योंकि ये काफ़ी हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। यानी कि इसमें पहले एडवांस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो रेवेन्यू आते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर एक्सपेंशन प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो ये उल्टा जो है रिस्क की तरह काम करता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो इनका एक्सपेंशन प्लान है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन रिस्क है। बाकी ओवरऑल इसमें ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ये हॉस्पिटल ठीक लगता है।